हेलो एवरीवन। तो ये क्लास 12th का भूगोल है। चैप्टर आपका कौन सा है? 10 है। तो इसको ध्यान से समझिएगा। इसको मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाता हुआ चल रहा हूँ। अभी देखिए, आपको इम्पॉर्टेंट प्रश्न 2023 के कराना शुरू हो जाएगा। बस यही आपका आखिरी चैप्टर है। जो आपकी सेकेंड बुक है उसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। मुश्किल से 3 पाठ आपको कायदे से उस बुक में पढ़ना है। बाकी जितने आपके 11, 12, 13, 14 पाठ है वो आपका फर्स्ट बुक से पूरा मैच है। तो बस आपका भारत के संदर्भ में है। बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। आकृति के आधार पर बस्तियों का वर्गीकरण, उस दिन मैंने आपको बताया था, इसको पूरा पढ़ा दिया था, लेकिन वॉइस प्रॉब्लम की वजह से फिर से मुझको पढ़ाना पड़ रहा है, जो कि बहुत बड़ी समस्या का कारण बन रहा है वॉइस। अब यहाँ पर देखिए, आकृति के आधार पर बस्तियों का वर्गीकरण आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें देखिए, यानी उनकी आकृति के आधार पर बस्तियां कैसी बसी हुई हैं, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। बोर्ड एग्जाम में काफी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। थोड़ा आप पेपर उठाकर भी देखेंगे, जो आपका वैसे पेपर बनते हैं, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप परचेज करेंगे तो उस बुक में भी आपको प्रश्न मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ग्रामीण बस्तियों को उनकी आकृति के आधार पर निम्नलिखित प्रतिरूपों में क्या विभक्त किया जाता है? वो कौन कौन से प्रतिरूप हैं? पहला आपका है रैखिक प्रतिरूप। इनको ध्यान से समझिएगा। अगर मैं इन चीजों को बार बार पढ़ा रहा हूं तो आपको याद हो जाना चाहिए, मुझबानी याद होना चाहिए। तो रैखिक प्रतिरूप में क्या होता है? जो आपका घर का मकान होता है, यानी इसमें आपको यही सारी चीजें पढ़ना पड़ेगा। घर कहाँ पर बसा है और किस तरह से बस रहे हैं, बस। अब रैखिक प्रतिरूप का मतलब रेखा इस तरह से क्या एक रेखा गई होगी। अब यहाँ पर मान लीजिए घर बन रहा होगा, इनका यह प्रतिरूप तैयार हो रहा है। तो ऐसे जहाँ पर घर आपको दिखाई देंगे तो आप बताइएगा ये क्या है? रैखिक प्रतिरूप है। अब जरा इनके में ध्यान से समझिएगा। रैखिक प्रतिरूप ऐसा बस्ती का निर्माण कहाँ पर होगा? तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, जहां पर या तो सड़कें या तो सीधी इस तरह से गई हों, या तो जहां पर क्या आपका अधिकतर सड़कों के ही किनारे आपको मिलेगा, या तो सीधा आपका नहर कहीं गया हो, या सीधा आपका कहीं पर नदी गई हो। उसके आरी बगल जो आपके घर बसे हुए हैं वो आपके क्या रैखिक प्रतिरूप के अंतर्गत आएंगे। अब इनको आप समझ गए होंगे, तो फिर से मैं बताता हूं इनको। यहाँ पर देखिए, ग्रामीण बस्तियों के रैखिक प्रतिरूप में मकान सड़क, नदी, नहर, घाटी के किनारे व तटबंधों पर स्थापित होते हैं। इस प्रतिरूप में मकानों का विन्यास परस्पर सटा हुआ तथा पंक्तिबद्ध होता है। तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि रैखिक प्रतिरूप ये ऐसे मकान यानी ऐसी बस्तियां कहाँ पर बसेंगी? जहां पर सड़क हो, नदी हो, नहर हो, घाटी हो, ये क्या पंक्तिबद्ध तरीके से बसते हैं। जैसे आप लोगों को बोला जाता है कि एक पंक्ति यानी एक कतार में खड़े होइए, उसी तरह से ये मकान भी एक लाइन से क्या बने हुए होते हैं। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि इस प्रतिरूप में मकानों का जो विन्यास होता है एक दूसरे से सटे हुए तथा पंक्तिबद्ध होते हैं। पहला पॉइंट आपको तैयार हो गया होगा, काफी अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आ गया होगा। अब मैं आपको इसका दूसरा पॉइंट बताता हूँ। यही आयताकार या चौकपट्टी प्रतिरूप, ऐसे मकान कहाँ पर बसेंगे? जो ये पॉइंट लिखा हुआ है इनको आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ये पॉइंट आपके दिमाग से भूला तो समझ लीजिए आप इसके बारे में जितना भी याद के रहेंगे नहीं लिख पाएंगे। अगर आप पॉइंट लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। तो आयताकार यानी आयताकार इसी तरह से होता है। चौकपट्टी प्रतिरूप, चौकपट्टी चौराहा किस तरह से होता है? अधिकतर देखेंगे चौराहा इस तरह से होता है। क्या होता है? इस तरह से चौराहा होता है। अगर आप इसको भी इस तरह से मिलाते हैं थोड़ा, तो ये भी क्या थोड़ा आयत में बन जाएगा, लेकिन चौराहा आपका इस तरह से होता है, आप सभी को पता है। अब इसमें आपको क्या सोचना पड़ेगा, यानी जहां पर आपको इस तरह के आपको प्रतिरूप दिखाई देंगे वो आपके किसके अंतर्गत आएंगे? यानी इस प्रतिरूप के अंतर्गत जितनी बस्तियां बसी होंगी वो आपकी क्या आयताकार या चौकपट्टी प्रतिरूप के अंतर्गत आएंगी। अब ऐसी बस्तियां कहां पर बसेंगी? ऐसी बस्तियां देखें, दो सड़कों के समकोण मिलन स्थल पर, दो सड़कों को क्या समकोण और मिलन स्थल पर, समकोण जैसे यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जैसे एक सड़क इस तरह से आई है और दूसरी सड़क इस तरह से यहाँ से गई हुई है। अब इसका मतलब अगर ये सड़क यहाँ से आई है, अगर मैं नीचे थोड़ा बढ़ा दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, यानी समकोण का मतलब समझिए।
जैसे आप यहाँ से एक सड़क आई सीधे, एक सड़क यहाँ से सीधे आई मिल गई, तो यहाँ पर इसके किनारे किनारे क्या होंगे, मकान बसे होंगे, मकान बसे होंगे कि नहीं। तो ऐसा जब प्रतिरूप तैयार होता है तो आयताकार का प्रतिरूप ले लेता है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, इस प्रकार के प्रतिरूप का विकास होता है। इस प्रकार के प्रतिरूप में प्रायः दोनों सड़कों के किनारे मकानों का निर्माण होता चला जाता है। ग्रामीण बस्तियों का यह प्रतिरूप समतल मैदानी भागों तथा अंतर पर्वतीय घाटियों में पाया जाता है। तो आपको क्या याद रखना है, ऐसा यानी इस प्रतिरूप का विकास कहाँ पर होता है, जहाँ पर दो सड़कों क्या समकोण की स्थिति में होती हैं, और ऐसे मकान क्या होते हैं, ऐसे दोनों सड़कों के किनारे, जैसे एक सड़क इस तरह से आई है तो इधर भी मकान होता है और सड़क के इधर भी क्या होता है, मकान होता है। ये चीज करा है। अब ऐसे मकानों का प्रतिरूप कहाँ पर देखने को मिलेगा, ग्रामीण बस्तियों के समतल मैदानी भागों तथा अंतर पर्वतीय घाटियों में क्या पाया जाता है। तो आप इन सब चीजों को समझ गए होंगे, तब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। आगे आपका देखिए क्या चीज लिखा हुआ है, एक सेकंड। तीसरा है तारे के आकार का प्रतिरूप, यानी तारे के आकार, यानी तारा का आकार किस तरह से होता है। तारा आप तो देखे होंगे कुछ इस तरह से होता है तारा, कि नहीं, इसी तरह से होता है। तो तारे के आकार का प्रतिरूप का मतलब ऐसी बस्तियों का निर्माण, अगर मान लीजिए इस तरह से बस्ती का स्वरूप दिखाई दे रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, तारे के आकार का प्रतिरूप। अब आप अपने छत पे से खड़े होकर देखे हुए तो नहीं दिखाई देगा। मान लीजिए जैसे आप पहाड़ों पर चढ़कर देखोगे तो नीचे का जो नज़ारा दिखेगा, जैसा आपका दृश्य दिखेगा, तब आप समझ पाओगे कि उस बस्ती का आकार या प्रतिरूप कैसा है। जैसे मान लीजिए आपका गांव है और आपके गांव से समझ लीजिए 500 या 1 किलोमीटर दूर काफ़ी ऊंचा स्थान है, और उस स्थान पे चढ़कर, या आप पेड़ पे चढ़ जाइए जो बहुत लंबा पेड़ है, और उस पेड़ पे चढ़कर देखिए आपके गांव का आकृति किस तरह से दिखाई दे रहा है, तब आपका पता चलेगा कि आपके गांव का आकार किस तरह से है। अब यहाँ पर समझिएगा, ग्रामीण बस्तियों में इस प्रकार का प्रतिरूप उन स्थानों पर मिलता है जहाँ अनेक सड़क मार्ग आकर मिलते हैं। सभी सड़क मार्गों के सहारे सहारे मकान बन जाते हैं, जिससे तारे के आकार का अधिवास प्रतिरूप विकसित हो जाता है। यानी तारे के आकार का प्रतिरूप कैसे आपको दिखेगा, तो ग्रामीण बस्ती में इस प्रकार का जो प्रतिरूप होता है कैसे तैयार होता है, जब अनेकों सड़क मार्ग आकर एक दूसरे से मिल जाती हैं और इन सड़क के किनारे किनारे क्या मकान बन जाता है, तो इनका प्रतिरूप कैसा दिखाई देता है, तारे के आकार जैसा। तो इसका नाम कैसा दिया गया है, तारे के आकार का प्रतिरूप। अब चलिए हम आपको आगे लेके चलते हैं। चौथा है आपका, देखिए टी आकार का प्रतिरूप। कैसा आपका प्रतिरूप है चौथा आपका, टी आकार का प्रतिरूप। टी आकार का प्रतिरूप, वाई आकार का प्रतिरूप और क्रॉस आकार का प्रतिरूप। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि टी आकार का बस्ती का प्रतिरूप सड़क जो है वो तिराहा क्षेत्र पर विकसित होता है, और जबकि वाई आकार बस्ती का प्रतिरूप उन क्षेत्रों पर मिलता है जहां पर दो मार्ग आकर क्या तीसरे मार्ग से क्या मिलते हैं, और वहीं पर क्रॉस आकार बस्ती का प्रतिरूप ऐसे चौराहा क्षेत्रों पर मिलता है जहां पर चारों दिशाओं से आने वाली सड़कें क्रॉस के रूप में क्या एक दूसरे से मिलती हैं। तो टी आकार, वाई आकार, क्रॉस आकार का प्रतिरूप आपको याद होना चाहिए। टी आकार का प्रतिरूप क्या कह रहा है, जो टी किस तरह से होता है, टी इसी तरह से होता है। तो टी आकार का प्रतिरूप कैसा बनाता है, जैसे आपका तिराहा होता है, तो यहाँ पर भी मकान इस सड़क के किनारे बसे रहेंगे, इस सड़क के भी किनारे इस तरह से बसे रहेंगे। जब ऐसा प्रतिरूप आपको दिखाई देगा तो वो टी आकार का प्रतिरूप होगा। वहीं पर वाई आकार का प्रतिरूप क्या कह रहा है, जहां पर दो सड़कें इस तरह से जाती हों और तीसरी सड़क क्या आकर यहाँ से मिल जाती हो, वही चीज दिखाई देखिए। जबकि आपका वाई आकार का प्रतिरूप उन क्षेत्रों पर मिलता है जहां पर दो मार्ग आकर क्या तीसरे मार्ग से मिलते हैं। अब मान लीजिए दो मार्ग आकर क्या तीसरे मार्ग से मिलते हैं, ये मार्ग मान लीजिए यहाँ से गया हो, एक मार्ग यहाँ से आ गया हो और ये मार्ग आपका मिला हो, तो ये क्या होते हैं, तीन मार्ग बन जाते हैं। और ये किस तरह से दिखाई देता है, वाई आकार का। तो वाई आकार का प्रतिरूप आपको समझ में आ गया। वहीं पर क्रॉस आकार का प्रतिरूप कैसा, चौराहा क्षेत्र पर। मान लीजिए एक सड़क इधर से आई है, फिर एक सड़क इधर से आई है, एक सड़क इधर से, एक सड़क इधर से, तो ये क्या हो जाता है, चौराहा। अब इसके किनारे किनारे जो आपका घर मकान बसा रहेगा वो किस तरह से दिखाई देगा, आपका क्रॉस आकार का प्रतिरूप।
चौक पट्टी भी आप कह सकते हैं, लेकिन वो दूसरा थोड़ा बन जाता है। तो इन सभी चीजों को समझते हुए चलेंगे हम लोग। अगला है आपका वृत्ताकार प्रतिरूप, काफी बेहतरीन है। तो वृत्ताकार यानी वृत्त गोला इसी तरह से होगा। तो ऐसा यानी इस प्रतिरूप में कहां पर मकान बसेंगे, जैसे आपका नदी हो गया, झील हो गया, झील हो गया, आपका तालाब हो गया यानी पोखरा हो गया, और आपका क्या बता सकते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए पहले जो आप 5 और 6 चैप्टर में पढ़े होंगे कि गांव वाले जो होते हैं जंगली जानवरों से बचने के लिए क्या होते हैं, एक घेराई में बनाकर बीच में रहते हैं, तो उनके आसपास का एरिया भी थोड़ा वृत्ताकार दिखाई देता है। तो इस चीज को चलिए समझते हैं। वृत्ताकार प्रतिरूप, इस प्रकार के प्रतिरूप के ग्रामीण अधिवास झील तालाब के चारों ओर बसे मिलते हैं। कभी कभी कुछ पशुपालक अपने ग्राम को इस प्रकार बसाते हैं कि जिसका उनका मध्य भाग क्या हो खुला रहे और जिससे पशुओं को सुरक्षित रखा जा सके। अब यहाँ पर देखिए छठवां है दोहरे ग्राम का प्रतिरूप। दोहरा ग्राम कहाँ पर आपको दिखाई देगा, जैसे मान लीजिए इस तरह से बड़ा वाला नहर गया हो या नदी गई है, तो नदी के इस तरफ भी मकान रहेगा और इस तरफ भी आपका यानी गांव रहेगा। तो ये दोहरे ग्राम यानी आप कहते हो ना कि ये मान लीजिए दूसरा गांव का नाम आप बताते हो और ये क्या है, नदी के इस पार वो गांव है, नदी के उस पार वो गांव है। वही चीज यहाँ पर समझा रहा है कि नदी पर पुल अथवा फेरी के दोनों किनारों पर बसने वाले ग्रामों का प्रतिरूप दोहरा ग्राम प्रतिरूप कहलाता है। तो इन सभी चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो काफी बेहतरीन चीज है, अगर एक बार आप इनको समझ लोगे कि दोहरा ग्राम प्रतिरूप किसे कहते हैं, फिर इसके बाद वृत्ताकार प्रतिरूप किसे कहते हैं, तो आप आसानी से समझ लोगे। ये जिस भाषा में लिखा है सेम टू सेम इसी भाषा में आपको नहीं याद करना है, आप बस इनको समझिए ये क्या कहना चाह रहा है। जैसे मान लीजिए दोहरे ग्राम का प्रतिरूप, ये कहना चाह रहा है कि दोहरे ग्राम का प्रतिरूप ऐसे क्षेत्रों पर हमें मिलता है जहां पर एक नदी या तो गई हो या तो नहर गया हो, तो नदी या नहर के दोनों तरफ जो आपके गांव बसे हुए होते हैं वो दोहरे ग्राम प्रतिरूप कहलाते हैं। नदी के उस पार का गांव ये आप रख दीजिए, गांव के नदी का पार ये, यानी लेफ्ट और राइट आप कह सकते हैं। बस इसी तरह से लिखना पड़ता है। चलिए आगे आपको लेकर चलते हैं। ये चीज अब आपका खत्म हो गया, अब आपको पढ़ना पड़ेगा ग्रामीण बस्तियों की क्या समस्याएं। तो देखिए इसको पढ़ाना, वैसे अगर मैं पढ़ाऊं तो पढ़ाना चाहिए, लेकिन आप गांव में रह रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि गांव में कौन कौन सी समस्याएं होती हैं। तो जितनी समस्या आपको अपने गांव में दिखे सारी समस्याओं का वर्णन आपको क्या करना है, शुरू से वर्णन आपको करना है पॉइंट दे देकर। जब भी आप किसी भी समस्या का वर्णन करिएगा, ये जैसे यहाँ पर आप मान लीजिए पेय जल की समस्या आप कर रहे हैं, तो पहले उनके बारे में थोड़ा लिखिएगा कि गांव जो है शहर से थोड़ा भिन्न है, जिससे वहाँ पर सारी सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती है, जिनकी वजह से तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। गाँव में क्या होता है, जो सरकारी काम होते हैं या सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए जो भी सरकारी व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा ढीलापन होते हैं, जिनकी वजह से तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर आपको पेयजल की समस्या, वैसे तो आपके दिमाग में हमेशा एक चीज ये रहना चाहिए, स्वास्थ्य, क्या स्वास्थ्य यानी चिकित्सा, फिर इसके बाद शिक्षा, फिर इसके बाद शिक्षा, फिर इसके बाद आपका जल आएगा, फिर आपका क्या आएगा, भोजन आएगा। ये तीनों चीजें आपको याद रखना चाहिए, स्वास्थ्य, सेवा, शिक्षा, चिकित्सा। तो ये चीज आप पहले वर्णन कर डालिएगा। इसके बाद जैसे आपके गांव में क्या कौन कौन सी और समस्याएं होंगी, जैसे सड़क की समस्या, सड़क आपके गांव में अच्छी नहीं होगी तो उसके बारे में लिखिएगा कि नगरों में क्या होता है, सड़क अच्छी तरीके से बनाया जाता है जिससे लोग एक दूसरे जगह आवागमन की सुविधा आसानी से हो सकती है। वहीं पर गांव में गांव की सड़क जो होती है कच्ची होती है, जिससे व्यक्तियों को आने जाने में भी समस्या होती है और सड़कों का भी विकास नहीं होता है। अब आगे आप इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर कच्ची सड़क होती हैं गांव में, और यहाँ पर शौच की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। इसको मैं बस पॉइंट बता रहा हूँ, पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही मामूली सी चीज़ है, आप गांव में रहते तो आपको मालूम ही होगा और व्याख्या भी तो कर रहा हूँ। अब जैसे शौच की समस्या है, गाँव में क्या होता है, लोग लैट्रिन तो बन जाती है लेकिन उसका प्रयोग नहीं करते हैं, जिससे सबसे बड़ी समस्या यही है शौच की समस्या।
फिर इसके बाद कूड़ा कचरा, जैसे मान लीजिए आपके घर में जो भी कूड़ा कचरा होता है, अभी तो मान लीजिए आपके घर का मान लीजिए कोई एरिया खाली हो, वहाँ पर आप फेंक देते हो, चल जाता है। लेकिन अगर पड़ोसी, मान लीजिए पड़ोसी की ज़मीन है और झगड़ा हो गया, तब आप कहाँ फेंकोगे? तब आपको खेत में ले जाना पड़ता है थोड़ा दूर। तो गांव में जो होता है कूड़ा कचरा फेंकने की बहुत बड़ी समस्या होती है। जैसे गांव में जो होता है, जब गाय या भैंस का जो गोबर, जैसे आप खाद उद इकट्ठा होता है जहाँ पर रखते हो, वो भी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ज़मीन ही नहीं रहती है, जिससे हम अपने ही ज़मीन में रखते हैं, लेकिन दूसरों को भी समस्या होने लगती है। क्यों? क्योंकि वो महकता यानी गंध फैलाता है, तो उसको थोड़ा दूर रखना चाहिए। और यहाँ पर देखिए स्वास्थ्य सेवा संबंधी समस्याएं विद्यमान है। और कौन कौन सी समस्या है? वर्षा ऋतु में अत्यधिक यानी जल निकासी की समस्या, जल निकासी की समस्या है बहुत ही। तो मैंने आपको काफ़ी सारी समस्याएं इसमें आपको गाँव में बता दिया है। अब जो आपके दिमाग में आए, जैसे यहाँ पर शिक्षा संबंधी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, तो सब कुछ मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर देखिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। और आपका यहाँ पर क्या क्या लिखा है? अधिकांश मकान क्या होते हैं? घटिया स्तर के बनाए जाते हैं, जिससे जब भी वर्षा होती है तो मकान क्या होता है? ढह जाता है यानी गिर जाता है। पशुओं के चारे को क्या किया जाता है? चारे रखने के लिए समुचित स्थान नहीं होता है। जंगली जानवरों से क्या बचने के लिए सुरक्षा का प्रबंध नहीं होता है। जैसे अभी गांव में क्या तेंदुआ निकल जाए या खूंखार शेर आ जाए, जैसे बहुत से लोगों का गांव जो होता है ना जंगलों से सटा होता है, तो कभी शेर कभी बाघ उनके गांव में आ जाता है तो मार के खा लेता है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? सरकार को जो वन विभाग की टीम है थोड़ा उसको एक्टिव रखनी चाहिए, जिससे तेंदुआ निकले उसको फटाक से पकड़कर जंगल में छोड़ दिया जाए। तो ये तमाम प्रकार की समस्याएं हैं। जंगली जानवर जैसे आजकल गांव में देखेंगे जंगली सुअर निकली हुई हैं, जो भी फसल लगती है उसको बर्बाद कर दे रही हैं। यानी जैसे छुट्टा सांड घूम रहे हैं, उसी तरह से जंगली सुअर भी हैं। तो तमाम प्रकार की जितनी भी समस्याएं आपके गाँव में, सब कुछ आपको लिखना है। शहरों की ओर प्रवास करता हुआ गांव, यानी जो गांव है वो शहर की तरफ प्रवास क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको अपना जीवन व्यतीत करने के लिए मजदूरी नहीं मिल पा रही है, जिससे वो गांव छोड़कर शहर जाता है। तो अब इसमें और समस्याएं मैं आपको नहीं गिनाऊंगा, और ये आपका जो है ख़त्म हुआ। तो आपका ये जो टॉपिक है यानी टॉपिक है ये आपका ख़त्म हो गया है। अब मैं आपको मिलता हूँ कब? इसी चैप्टर के अगले टॉपिक में, जो आपकी नगरीय बस्तियाँ हैं। नगरीय बस्तियाँ किसे कहते हैं, उनके प्रकार प्रतिरूप, नगरीय बस्तियों में भी समस्याएं होती हैं, उन सभी को बताया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त को भी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू।